सभी को नमस्कार और स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का अध्याय तीसरा हमें संसद क्यों चाहिए भाग 4। इस पर हमने 4 वीडियो बनाए, यह अंतिम वीडियो है। जैसा कि आप चित्र में देखते हैं, जो लाल कारपेट वाला जो हाउस दिखाई दे रहा है, यह राज्यसभा का है। इसकी सदस्य संख्या 245। जैसा अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधियों को विधानसभा के प्रतिनिधि चुनकर देते हैं, वो 233 और 12 सदस्यों को भारत के महामहिम राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 सदस्य। यह आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कारपेट, तो ये लोकसभा है या प्रत्यक्ष जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनकर दिया जाता है। तो इनकी सदस्य संख्या 543 और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। अभी आप यह संसद की जो कार्रवाई अलग अलग तरह से चलती है, सवाल पूछना, 0 आवर, आम आइन विषय पर आने वाले विषय, तो ऐसे अलग अलग विषयों पर संसद में कार्रवाई चलती है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, पहली जैसा कि संसदीय कार्य का जो दिवस होता है, उसका पहला घंटा 11 से 12 बजे का समय यह प्रश्नकाल का होता है। सरकार से प्रश्न पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब उसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसा कि एक तारांकित प्रश्न और दूसरा अतारांकित प्रश्न। जिसको तारांकित प्रश्नों को स्टार क्वेश्चन बोलते हैं। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने की अनुमति होती है। जो अतारांकित दूसरा प्रश्न होता है, जो 15 दिन का समय संबंधित मंत्री को दिया जाता है और लिखित रूप में मंत्री को उसका उत्तर देना पड़ता है। प्रश्नों पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अवसर इसमें नहीं होता। जैसा कि इसमें अलग अलग प्रकार इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों मंत्रियों को प्रश्न पूछते हैं। जैसा उसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी होता है, निजी संसदों से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह ये संसद में प्रश्न पूछना एक सांसदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की अहम भूमिका होती है। सरकार किस तरह काम कर रही है, सरकार के कामों के बारे में वो जायजा ले सकते हैं। सरकार की नीति और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपने जन समर्थन अपनी नीति के लिए वो जुटाते हैं। तो इसमें सरकार भी चुस्त होती है, सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारी भी ली जाती है और जनता से संबंधित प्रश्नों को या उजागर किया जाता है। अब एक आपको किस तरह प्रश्न संसदों के द्वारा जो संबंधित मंत्री होते हैं उनको पूछे जाते हैं, उसका एक नमूना आप देखिए। लोकसभा का एक तारांकित प्रश्न संख्या 2007 का है। अभी उसमें आप देखेंगे 30 नवंबर 2007 का ये प्रश्न है। विद्यालय में जंक फूड 2007 श्री सालारापट्टी कुपुस्वामी खारवेंतन। क्या महिला और बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषण मानक विकसित करने की को कहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अब इसका जवाब संबंधित मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री ने क्या दिया है, जैसा आप देखिए उसमें क और ख जी नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा है कि वह विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा निर्देशन जारी करने के विषय पर वह चर्चा करें। और उसमें प्रश्न नहीं उठता। तो इस तरह सरकार को प्रश्न या संबंधित मंत्री को उनके जो विभाग दिए जाते हैं
स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो हर विषय पर किसी भी संसद सदस्य हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है। अब इन सांसदों के द्वारा जो प्रश्न संबंधित मंत्री अथवा सरकार को पूछे जाते हैं, उनके फायदे क्या है? सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है कि सरकार क्या काम कर रही है, जो जनता के लिए ये उपयोगी हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की नीतियां सरकार शुरू करती है, उसका क्रियान्वयन मंत्री और उनके अफसर और जो उनके अधीनस्थ अधिकारी लोग करते हैं, तो उसके बारे में फीडबैक मिलता है जमीनी स्तर पर, और इसके चलते सरकार भी चुस्त हो जाती है। वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और इसलिए धन विधेयक या वित्त संबंधी विधेयक हमने वीडियो भाग 3 के अंदर बताया है कि लोकसभा में किसी भी प्रकार के वित्त विषयक बिल को पारित किया जाता है और बाद में राज्यसभा में जाता है। तो इसी तरह सरकार की हर जो खर्चा होता है जनता के लिए या कामकाज के लिए जो खर्चा किया जाता है, उसकी संसद की मंजूरी होनी आवश्यक होती है। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। कौन से विषय पर सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है, उसके बारे में जानकारी विपक्ष पार्टी को भी मालूम होना आवश्यक होता है। उसका मार्गदर्शन और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की भूमिका होती है, और वह एक भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आयाम है। तो इस तरह यह जनप्रतिनिधियों को मालूम होना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो संसद है, संसद का उसमें जो कानून बनाया जाता है, वह प्रक्रिया किस प्रकार की है? कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में जैसा कि जानकारी हम अगले अध्याय में हम लेंगे, लेकिन कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम, ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह की किसी कानून के लिए आवाज़ समाज उठाता है। समाज के गरीब, महिला, आदिवासी, दलित या पीड़ित, ये लोग आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। जैसा कि 2005 में घरेलू हिंसा कानून ये बनाया गया, ये जनता और महिलाओं की आवाज़ से, क्योंकि 2005 का जो कानून है महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो इस तरह ये भी जब समाज के अंदर कोई आवाज़ उठती है, तो उसके बारे में आवाज़ उठाने का या कानून बनाने का काम संसद करती है। आगे का आप देखिए, संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। समाज, ये आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक और हर तबके के लोग अब इस देश के अंदर रहते हैं, और उनके जनप्रतिनिधि संसद के अंदर जाने आवश्यक होते हैं। अब जैसा कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। अभी आपको 2019 में जो 543 सदस्य इस इलेक्शन में निर्वाचन के लिए खड़े हो गए थे, उसमें एक सीट वेल्लोर का जो उसकी पोल मतलब वोटिंग की नहीं हो पाई है, लेकिन इस समय 542 सांसद लोकसभा के अंदर है। अभी हम उसमें देखेंगे कि 2019 में शहरी क्षेत्र में वोट जो शेयरिंग है, बीजेपी को 46.1, कांग्रेस को 26.4, 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में 46.4 बीजेपी को, कांग्रेस को 23.6, और 2019 में फिर किसानों को 46.5 और कांग्रेस को 26.1। जैसा कि कांग्रेस को बीजेपी का टोटल 303 सीटें, कांग्रेस को 52 सीटें और अदर पार्टी को 187 सीटें मिले थे। तो इसी तरह हर समाज के महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा हुआ अगले साइड में हम देखेंगे, आदिवासियों का, दलितों का, समाज के कई सारे तबके हैं,
उनकी काफ़ी संख्या इसमें संसद के अंदर बढ़ी है। क्षेत्रीय दलों की सदस्यों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। जैसा आप देखते हैं कि बिजू जनता दल जैसे पक्ष है, जैसे शिवसेना जैसे पक्ष है, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जैसा राष्ट्रीयकृत पार्टियां, जैसा बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय दल के सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। जैसा कि ट्रांसजेंडर जो है, तो उनके कई सारे अब मतलब उनके प्रतिनिधि चुनाव में इलेक्शन में खड़े हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो इस तरह उनके भी प्रतिनिधि आनी जरूरी है। दलित और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। मतलब समाज के हर तबके को जब तक आपकी उनकी आवाज़ उठाने के लिए संसद सदस्य संसद में नहीं जाएंगे, तब उनके बारे में आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल है। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब ये निम्नलिखित आप यदि यह तालिका देखते हैं तो उसे पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत आप देख सकते हैं। जैसा पहला इलेक्शन भारत में 1951-52 में हुआ था, 61.16% लोगों ने मतदान किया। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मतदान 8वीं लोकसभा के जो इलेक्शन हुआ था 1984-85 में, उसमें 64.01%, मतलब उस समय ये काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुआ था। अब दूसरा जो है वोटिंग आप देखते हैं कि फिर और ज़्यादा उसकी भागीदारी बढ़ी है। 2014 में 66.4% लोगों ने मतदान किया। और अभी हमारे पास जो ताज़े आंकड़ेवारी 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, वो हाईएस्ट आंकड़ा है। 67.11% लोगों ने अपना मतदान का अधिकार बजाया था, लोगों ने अपना मतदान किया था। अब ये अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों ये एसटी के लिए आरक्षण, संसद में आरक्षण दिया गया है। अभी आप देखेंगे, देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक, क्योंकि हमारा भारत का ये लोकतंत्र या संसद में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ये प्रतिनिधि मूलक है। प्रत्यक्ष भारत की जनता लोकसभा अथवा राज्यसभा के अंदर यह सभी की पूरी जनता नहीं जाती। जैसा कि लोकसभा के अंदर हर निर्वाचन क्षेत्र का अपना एक प्रतिनिधि जनता चुनकर भेजती है और जनता के संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं जन कल्याण के बारे में, तो ये संसद के अंदर उपस्थित ये प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र हमारे समाज में है और समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित किया नहीं कर सकता। तो ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो समूह के व्यक्ति सबके लिए हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसा कि हमने देखा, अब ये हमारा प्रतिनिधि मूलक और सही ढंग से देखा जाए तो ये प्रतिबिंबित नहीं होता जब तक समाज के हर तबके के लोग संसद के अंदर जाकर उन तबकों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तब तक ये आपका सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता। जैसा कि हर समाज तबके का आवाज़ उठाने के लिए उनके प्रतिनिधियों की जन भागीदारी या उन प्रतिनिधियों का उसमें चुनकर आना आवश्यक है। तो यदि वो चुनकर आते तो अपने समाज तबके के बारे में आवाज़ संसद के अंदर उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी के लिए आरक्षण रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी उचित भागीदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि दलितों और आदिवासियों की जिंदगी के संबंधित मुद्दों को उपस्थित करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी जन भागीदारी, इनकी भी प्रतिनिधित्व बनना चाहिए। आप ये देख सकते हैं 2019 में जो सार्वत्रिक जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें किस तरह लोग चुनकर या अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। जैसा कि हमने देखा, बीजेपी को 303, कांग्रेस को 52 और अन्य राजनीतिक पार्टी के जैसा 187 सीट चुनकर आए थे। 543 पर इलेक्शन हुआ था, एक काउंटिंग बाकी है वोटिंग का, उसको पोस्टपोन किया है और 542 इस समय हमारे सांसद व लोकसभा के अंदर है और विभिन्न प्रकार के कानून वो बना रहे हैं।
अभी आप जैसा देखिए, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी बढ़ रहा है। अभी आप देखिए, महिलाओं के लिए जन भागीदारी, महिलाओं की या महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव उसमें दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इस सवाल पर काफ़ी बहस जारी है, क्योंकि समाज के अंदर महिलाओं का प्रतिशत लगभग 50% है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी संसद के अंदर जो जनता उनको इतना मतलब इतनी जितने पैमाने पर उनको चुनकर देना चाहिए, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिला थी। आज उनकी संख्या ने 2014 में उनकी संख्या लोकसभा के अंदर 11% थी, और आज 2019 में महिलाओं को जो चुनकर संसद के अंदर गई है लोकसभा में, आज वो सबसे हाईएस्ट संख्या 14.6% इतनी है। अभी आप उसमें देखेंगे कि 2019 में लोकसभा में 78 महिला उम्मीदवार चुनकर आई। जैसा उसमें बीजेपी की 53 महिलाओं को टिकट दिया, उसमें 41 महिला जीतकर आई। कांग्रेस ने 54 महिलाओं को टिकट दिया, 6 महिला सांसद चुनकर आई। तो इस तरह उनकी भागीदारी आज संसद के अंदर काफ़ी बढ़ रही है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो उन्हें संसद में उन्हें कम जगह क्यों मिल रही है? तो उसका कारण लोगों ने अधिक से अधिक महिलाओं को चुनकर देना चाहिए, उनकी भी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, गरीब और महिला, इनकी भागीदारी, ये समाज के हर एक तबका है, और हर तबके के प्रतिनिधि यदि संसद के अंदर जाते हैं तो उस तबके के लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। और इसी तरह हमारा लोकतंत्र इस संसद के माध्यम से अधिक मजबूत होगा, और सरकार या जन कल्याणकारी काम करेगी। और यदि वह काम संसद के द्वारा अच्छी तरह से नहीं करेगी, तो लोग सब कुछ आज देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और वो अपनी राय बनाते हैं, और जो सरकार अच्छा काम करती है दोबारा उसको चुन कर देती है। अभी हमारा ये अंतिम वीडियो था हमें, तो इस वीडियो के अंदर अभी आपको ये चैप्टर के नीचे कुछ जो प्रश्न थे हमने यहाँ दिए हैं। अभी पढ़ने के लिए इतना समय भी नहीं है, और इसलिए आप इन्हें लिखिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।